बच्चों, वेलकम यू ऑल टू सारांश यूनिट ऑफ मेकित एजुकेशन, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनवाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा कि अभी अभी हमने कुछ देर पहले क्लासेस अटेंड करी है, क्लासेस आपने देखा है, बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझा है, उससे रिलेटेड हम सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं हम यहाँ पर आप भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर मेरे बच्चों डायरेक्टली आप यहाँ पर आ गए हो, कॉन्सेप्ट पूरा नहीं देखे हो, तो प्रॉब्लम होगी कॉन्सेप्ट समझने में, प्रॉब्लम होगी न्यूमेरिकल्स बनाने में। तो बेहतर होगा कि वापस से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो की, जाकर के वीडियो देखो एंड देन वापस से यहाँ पर आओ, ताकि हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, ताकि तुम क्वेश्चन को समझ पाओ। ठीक है, तो शुरू करें। तो उठा लो कॉपी एंड पे एंड लेट्स मेक इट हैपन। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। पहला क्वेश्चन है बच्चे, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3 2 5। एक कोऑर्डिनेट है बच्चे, देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेट है 3 2 एंड 5। पूछना चाहता है इसमें कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ी देर पहले बताया, ये क्या है, x का कंपोनेंट है, ये क्या है, y का कंपोनेंट है, ये क्या है, z का कंपोनेंट है। पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, अरे क्या निकाल दो, देखो 3i प्लस 2j प्लस 5k। क्या ऑप्शन में मैच कर रहा है, 3i प्लस 2j प्लस 5। अरे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P which is 2 3 and 5। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ो, तब बनाने के लिए उतरो। जो चीज गिवन है लिखो, ताकि आसानी होगी समझने में। तो पॉइंट P से कहां जा रहा है, पॉइंट Q पर, जो कि कितना है 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, अब हम मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम ले रहे हैं। तो चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ले रहे हैं, कितना 2 3 5 3 4 5। हमको नहीं पता क्या है, हम x1 y1 लेंगे। ये मेरा p है, x1 y1 z1। यहां से कहां गया, q पर x2 y2 z2। इनिशियल पोजीशन p, फाइनल पोजीशन Q बच्चे। इनिशियल पोजीशन P, फाइनल पोजीशन Q। तो मैंने क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन। बच्चों, अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया है तो वेक्टर के फॉर्म में लिखो, पोजीशन के फॉर्म में दिया है तो पोजीशन के फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो क्या आ गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मैंने x y के टर्म में बताया था ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 i j k, याद है। चलो बनाओ, कितना आ रहा है वो मत देखो, अब यहाँ देखो बच्चे, देखो ध्यान से, ये क्या है z2, ये क्या है y2, ये क्या है x2, ये क्या है x1, ये क्या है y1 और ये z1। ठीक है, निकालो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। x2 माइनस नहीं, x2 माइनस x1 कितना आ गया 1i प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 3 1j 5 z2 माइनस z1 5 माइनस 5 0 k क्या। अब ये क्या हो गया बच्चे, i प्लस j। क्या ये ऑप्शन में है कि नहीं, अरे वाह है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आ गया। कितना आसान है, देखो सब कुछ मैंने तुमको अभी बताया है। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से जाओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, थोड़ा सा लास्ट में देखो, बढ़िया से समझो, फिर आओ और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटा दो इसे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ लिया। चलो, if a and b the vector having the same magnitude as b and parallel to a, अगर a क्या दिया हुआ है बच्चे ध्यान से देखो, a क्या दिया हुआ है 3i plus 4j और b क्या दिया हुआ है बच्चे 7i plus 24j। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, ठीक है ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, फाइंड अ वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड डायरेक्शन ऑफ a, यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, जहां पर मैग्नीट्यूड b का होगा डायरेक्शन a का, क्यों मैंने a यूनिट वेक्टर लिखा है क्योंकि यूनिट वेक्टर ही तो आपका डायरेक्शन बताएगा। तो चलो बेटा पहले b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर रूट ओवर कितना आ गया बच्चे, निकालो वैल्यू निकालो, मैंने बता रहा हूं ये। अब देखो a कैप की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a कैप इक्वल्स टू वेक्टर a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, यही हमको वैल्यू निकालना है। वेक्टर a कितना है 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 रूट ओवर। क्या ये समझ में आया, समझ में आया। a का मैग्नीट्यूड वेक्टर s निकालो। अब a कैप का वैल्यू कितना आ गया बच्चे 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5। देखो कितना आसान है, कितना आसान। इसका देखो 49 प्लस 76 रूट ओवर कितना हो गया, ऐड करो से 6 25 रूट ओवर इक्वल्स टू 25। ठीक है बच्चे, मैग्नीट्यूड b का कितना, ये वेक्टर क्या निकालना है r इक्वल्स टू magnitude of vector b and direction of vector a 3i plus 4j divided by 5 कितना आ गया 15i plus 20j is the answer। क्या ऐसा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी is the correct answer। ठीक है, समझ में आ गया। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, दिखा रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को, तब तक मैं मिटा रहा हूं बोर्ड। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ, अरे एकदम आसान है, बताया था तुम लोगों को। अगर वेक्टर a है बेटा, अगर वेक्टर a है 2i प्लस 4j माइनस 5k, क्या अगर ये वेक्टर है, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर a। ठीक, क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर a। मतलब बच्चे आपको फाइंड करना है a का डायरेक्शन, ठीक है, और i j और k का कंपोनेंट आपको बताना है। तो सबसे पहले चलो यही फाइंड कर लेते हैं, a कैप हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, a वेक्टर बाय a मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है देखो 2i प्लस 4j माइनस 5k डिवाइडेड बाय कितना बच्चे, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25 रूट कितना आ गया 2i प्लस 4j माइनस 5k रूट ओवर कितना हो गया बच्चे रूट 45। ठीक है, रूट 45। अब आपको बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ। ठीक है, तो आपको एक्स डायरेक्शन में क्या उसका कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, जेड डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 2i छोड़ 2 बाई
रूट ओवर 45i, ठीक है, प्लस प्लस क्या है 4 बाई रूट ओवर 45j प्लस यहाँ पर देखो बच्चा -5 बाई रूट 45 की, ठीक है। प्लस साइन मैंने क्यों दिया है बेटा, क्योंकि जो कंपोनेंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जो माइनस साइन होगा वो अंदर हो जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या हो गए 2 बाई रूट 45 4 बाई रूट 45 -5 बाई रूट 45। क्या ऑप्शन है बच्चे ऐसा कुछ? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान, कितना आसान। थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमको करना है जो तुम टेंथ में पढ़े, a प्लस b प्लस c, कितना आसान। चलो बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, दिखाता हूं। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर this so that the resultant vector is a unit vector along the y axis। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। डायरेक्शन यहाँ पर along the चेंज कर दिया है, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो along x एक्सिस पढ़ रहे थे, यहाँ पर बोल रहा है along y एक्सिस जाना, मतलब आपको क्या फाइंड करना है जी, ठीक है। वेक्टर्स क्या क्या दिए हुए हैं, i -3j प्लस 2k ये दिया हुआ है, ठीक। एक और वेक्टर क्या दिया हुआ है 3i प्लस 6j -7k दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर आपको दिए हुए हैं। अब पूछ रहा है कि हमको क्या फाइंड करना है यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। तो बेटा y एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर क्या है j, बिल्कुल सही, ठीक है। y एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर क्या है j। अब पूछ रहा है कि इन दोनों वेक्टर में कितना जोड़ेंगे कि j आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है कि इसमें से इन दोनों को अगर घटा दें तो वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो क्या कर लो j माइनस i माइनस 3j प्लस 2k 3i प्लस 6j माइनस 7k निकालो j कैप माइनस कितना आ रहा बच्चे इधर देखो 3i 3i 4i फिर क्या आया प्लस 6j माइनस 5k, बच्चे आया। ब्रैकेट हटा दिया छोटा वाला, चलो बड़ा ब्रैकेट हटाते हैं j माइनस 4i माइनस 6j प्लस 5k क्या क्या देना सॉल्व करो क्या आएगा -4i माइनस सॉरी बच्चों यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा ना 3j, ठीक है। -3j प्लस j क्या होगा ये तो माइनस हो जाएगा, बचा कितना -2j प्लस 5k क्या क्या कोई ऑप्शन में है 4i प्लस सॉरी -4i माइनस 2j प्लस 5k ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा उधर ही हो जा रहा हूँ, क्वेश्चन आपका ढल भी जा रहा होगा बट ध्यान से समझो। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, पढ़ो। How many minimum number of coplanar vectors having different magnitude can be added to give zero resultant? कोप्लेनर मैक्सिमम कितने कोप्लेनर वेक्टर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं, पहला पॉइंट कोप्लेनर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। तीसरा पॉइंट ऐड करने पर जीरो हो जाए, ऐड करने पर जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या है बच्चे देखो ध्यान से, अगर मैं फोर्स के टर्म में रिजल्टेंट जीरो करेंगे ना, फोर्स का टर्म ले रहा हूं, मान लो F1 मैं इधर को बनाया,
F2 में इधर को बनाएगा, ठीक है। अब F2 क्या है, इसका रिजल्टेंट कितना हो रहा है, इतना इधर हो रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं F3 क्या किया, इधर को कर दिया। तो क्या अब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा बच्चों, F1 F2 F3 ऐड करूंगा तो क्या जीरो नहीं होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर था, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर गया था, इधर। हमने इक्वल मैग्नीट्यूड का एक अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दिया, तो क्या इसका रिजल्टेंट जीरो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट जीरो होगा। तो अब मुझे बताओ कि क्या 3 की जगह अगर हम 2 रखते नॉन इक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स, दोनों इक्वल नहीं, तीनों इक्वल नहीं, तीनों की अलग अलग वैल्यू है। सिंपल टर्म्स में समझो, अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला वेक्टर है, इसको कम करने के लिए हमें एक और वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इतना बच गया, बाकी मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया। अब उसको भी जीरो करने के लिए बच्चे हमको एक और छोटा सा वेक्टर यहाँ पर देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो क्या 3 वेक्टर से कम वेक्टर हम यूज कर सकते हैं रिजल्टेंट को जीरो करने के लिए, जब वो कोप्लेनर और नॉन इक्वल हो तो नहीं कर सकते। तो मिनिमम नंबर ऑफ vectors required for the zero resultant वो कितने होंगे बच्चे, 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a hall has a dimension 10 meter 12 meter and 14 meter, a fly is starting at one corner ends up at a diametrical opposite corner, what is magnitude of its displacement। अब ध्यान से देखो बच्चों, चलो एक घर बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। मेरा घर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो अच्छा घर बनाना, ठीक है बच्चों। चलो अब ध्यान से समझने वाली बात ये है, इमेजिन करो बच्चों, क्या कि फिजिक्स जो है ये इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो ये है आपका y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है z एक्सिस। बात समझ में आई, डायमेंशन कितना है बेटा, 10 12 एंड 14 मीटर, ठीक है। ये डायमेंशन, इसका मतलब क्या कहना चाहता है बच्चा, देखो y z प्लेन से, इस प्लेन से ये पॉइंट कितना दूर है, इस प्लेन से ये पॉइंट कितना दूर है, यहाँ पे समझो, घर पे समझो, अगर तुम घर पे बैठे हुए हो, ठीक है, कॉर्नर नीचे वाला देखो, यहाँ से अगर मैं इस दीवार से बोलूं कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये 10 मीटर, अब मैं वहां पर भी देखूंगा तो भी ये 10 मीटर ही होगी उस दीवार से, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर इस प्लेन से ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट अगर 10 मीटर है, ये पॉइंट अगर 10 मीटर है, तो ये भी पॉइंट तो 10 मीटर होगी, ये भी पॉइंट 10 मीटर होगी और ये भी पॉइंट 10 मीटर के होगी, ठीक है। डिस्टेंस सभी का बराबर। तो हम इसी पॉइंट के बारे में अभी बात करेंगे, क्योंकि वो यहाँ से फ्लाई कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, ठीक है। फ्लाई ओरिजिन से डायगोनली जा रही है, ठीक है। तो अभी ये टेन टेन रहने दो, सिर्फ यही देखिए, ठीक है। अब बच्चे इस प्लेन से y और x प्लेन से z कितना दूर है, z कितना दूर है 14 और y कितना दूर है 12। अब देखो समझो बात को, ये कुछ नहीं दिया हुआ है, बस फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब तुमको बोला डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो 0 से शुरू किया था, इस पोजीशन पे आ गया, पोजीशन वेक्टर निकालो पहले। पोजीशन वेक्टर मान लो यहाँ पर O है और यहाँ पर P है, तो OP क्या हो गया बच्चों, पोजीशन वेक्टर क्या हो गया 10i प्लस 12j प्लस 14k, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। मैग्नीट्यूड फाइंड करो 100 कितना 144 196 और ये हो गया रूट ओवर, जब आपको फाइंड करना होगा OP का मैग्नीट्यूड
वैल्यू निकालो कितना आ रहा है और इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से मुझे बताओ, एकदम 1 मिनट के अंदर अंदर, समय नहीं, अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इसका कमेंट करके बताना है आपको, ये आपको बताना है। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखो और पढ़ो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाँ एक्सप्रेशन 1/√2 एक्सप्रेशन 1/√2 i प्लस 1/√2 j क्या है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़ोगे। ठीक है, कहीं कहीं पर दिया रहता है कि प्रूफ दैट दिस इज दिस, मैं बताऊंगा क्या है ये। ठीक है, तो बोला है कि ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, क्या क्या है, यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 है और स्केलर। तो स्केलर तो है नहीं बेटा क्योंकि इसका डायरेक्शन है। ठीक है, इसका डायरेक्शन है तो स्केलर ये हो नहीं सकता। अब यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर और वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड तीनों को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, √x² + y² 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1/√2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 √1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। मैग्नीट्यूड कितना, 1, मतलब कि ये वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 नहीं हो सकता, नल वेक्टर ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो ये वाला बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे आपके दिखा रहा है, पढ़ो पढ़ो जल्दी। कह रहा है बच्चे a unit vector along I plus j is, अगर ये वेक्टर a है, a unit vector along I plus j क्या होगा, I cap plus j cap क्या होगा बच्चे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हमको a cap फाइंड करना है बच्चे, a cap फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर a डिवाइडेड बाय, अरे शाबाश तुम लोग को याद हो गया ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो वेक्टर a क्या है बच्चे, i cap प्लस j cap, मैग्नीट्यूड कितना, इसका जो कंपोनेंट है बेटा वो 1 है, इसका कंपोनेंट जो है वो 1 है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पर क्या, अगर z नहीं दिया हुआ है मतलब वो 0 k कैप है, 0 k कैप वो अवेलेबल है, प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, अगर कभी कंपोनेंट लिखने के लिए बोल दे तो 0 k कैप लिख सकते हो वहां पर। ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब चलो i प्लस j, मैग्नीट्यूड इसका √1 प्लस 1 इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप बाय √2, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी आसान था। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है बेटा कि a vector represented by a is represented by 3i plus j plus 2k। ठीक है, ये वेक्टर है। अब कह रहा फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है बच्चा, फाइंड द लेंथ इन एक्स वाई प्लेन। फिर से घर बनाएंगे, फिर से घर बनाएंगे, टूटा ही सही, चलो गाना नहीं गाते, फिर से घर बना लो। ठीक है बच्चे, अब देखो ये कोऑर्डिनेट किसका दिया हुआ है, अगर ये ओरिजिन है O, ठीक है, तो ऐसी एक ही पॉइंट है जहां पर तीनों सही से मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या है, 3 1 एंड 2। समझो बात को बेटा, देखो ये है 3, ये है 3, ये है 1 और ये है z है 2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, समझो ध्यान से, लेंथ इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में इस वेक्टर का लेंथ क्या होगा।
तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, हमें इसका पहले एक्स वाई प्लेन में निकालना है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में हम इसका निकालेंगे, तो कितना है, ये है 3, ये है 1, ये है 3, ये है 1, ये पॉइंट है 3 1, ठीक है। ये पॉइंट है 3 1 2, बात समझ में आ रही। अगर y और z में निकालना होता तो इस पॉइंट पर निकालते, ठीक है। x और z में निकालना होता तो इस पॉइंट पर निकालते, दो प्लेन के बीच में y और x पर निकालना है, तो हमको कहां निकालना है बच्चा, 3 और 1, इस पॉइंट पर हमको लेंथ फाइंड करना है, मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड निकालो, सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल है। इस लाइन का मैग्नीट्यूड निकालो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आ रहा है, √3 3 9 प्लस 1 1 इक्वल्स टू 10 √10। क्या ऑप्शन है √10? सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आई आपको? अगर बच्चे किसी भी कारण से ये नहीं समझ में आ रहा है और उसमें से एक कारण ये है कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ो फिर यहाँ आओ। अगर कोई दूसरा कारण है जिसकी वजह से नहीं समझ में आ रहा है या प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, तो जहां पर भी दिक्कत हो रही है तुरंत से कमेंट करो, आपका डाउट तुरंत क्लियर किया जाएगा, ठीक है। डाउट आपका क्लियर किया जाएगा बच्चे, बिना डाउट क्लियर किए यहाँ से आप जाओगे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, पढ़ो और सोचो क्या हो सकता है। क्वेश्चन है बच्चे, 5 equal forces of 10 Newton each are applied at one point, एक पॉइंट, इस पर 5 फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं, ठीक है। इन पांचों के बीच का क्या बोल रहा है, एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है, ठीक है, समझो बात को, इन पांचों का एंगल इक्वल है, ठीक है। अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 मान लो बच्चे, तो ध्यान से देखो कि 2 का मैग्नीट्यूड तीसरा वाला कैंसिल कर देगा, 1 5 का मैग्नीट्यूड, ये एंगल अगर थोड़ा सा इधर उधर हिल जाएगा, 1 5 का मैग्नीट्यूड 3 कैंसिल कर देगा, ठीक है। 1 2 का मैग्नीट्यूड 4 कैंसिल कर देगा, ठीक है। मतलब बेटा अगर किसी को, अच्छा तुम इतना ही सोचो, इतना ही सोचो कि अगर इस मार्कर पे मैं चारों तरफ से जोर से दबाऊं, ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर को होगा, लो हम दबा रहे हैं, क्या हो गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा बच्चे, कहीं हिलेगा ही नहीं, सारा फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, सारा रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो कहीं भी वो मूव नहीं करेगा बेटा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलो, अगला क्वेश्चन देखो, समझ, ये तो तुरंत बता दोगे, देखोगे तुम तुरंत बता दिए। एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंफ्यूजिंग, एंगुलर मोमेंटम कब यूज होता है बेटा, वो सर्कुलर मोशन में यूज होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में यूज होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक्सियल, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर पोलर वेक्टर मैं आपको अगली क्लास में अच्छे से बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशंस भी अच्छे से दूंगा। फिलहाल एंगुलर मोमेंटम इज अ एक्सियल वेक्टर, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, लो इसमें से वेक्टर कौन सा है, प्रेशर, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नन ऑफ दिस, बताओ, ध्यान से देखो। प्रेशर मैंने बताया है आपको कि क्या है, प्रेशर क्या है बच्चे, स्केलर है, जिसका डायरेक्शन है लेकिन जरूरी नहीं है दिखाना। दूसरा क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, जब फोर्स लगती है सरफेस पे, ये सोप बबल या एयर बबल्स में यूज होता है, जनरली वाटर के ऊपर लेयर पर यूज होता है,
ठीक है। तो जब सरफेस टेंशन का इस्तेमाल करेंगे तब वहां पर डायरेक्शन देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। सरफेस टेंशन के बाद पास होता डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। इसका डायरेक्शन है। तीसरा क्या है बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास में, ये टेंशन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं, एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं, वर्क मैंने बताया है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, अ यूनिट वेक्टर देखो ध्यान से, 0.5 i प्लस 0.8 j प्लस ck, ठीक है, इज अ यूनिट वेक्टर। क्या है ये बच्चे, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। क्या है ये, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इसका मतलब क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर ये r वेक्टर में लिख रहा हूं तो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये मान होना चाहिए, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा, व्हिच विल बी इक्वल्स टू कितना, 0.5 होल स्क्वायर प्लस 0.8 होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर लो, ठीक है। रूट इधर आएगा, स्क्वायर हो गया, इधर क्या बच गया बच्चे, 1 इक्वल्स टू 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे, ध्यान से देखो, हुआ, ठीक। तो c इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, 1 माइनस 0.89 which will be equal c स्क्वायर, c स्क्वायर सॉरी c स्क्वायर है 0.89 कितना आ गया, 0.11 implies that c equals to root over 0.11। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो, बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है। देखो, a boy walked uniformly along the side of rectangular park of size 400 meter and into 300 meter। एक रेक्टेंगुलर पार्क जो कि 400 मीटर एंड 300 मीटर के डायमेंशन में है, ठीक है। 400 मीटर इनटू 300 मीटर के डायमेंशन में है। तो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसने क्या करा, डायगोनली जाना शुरू किया, डायगोनली ये जाना शुरू किया, ठीक है। किसी भी पॉइंट से जा सकता है, डजंट मैटर। डायगोनली जब जाना शुरू किया तो पूछा इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, ही हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर। क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 700 मीटर होगी। अगर वो ऐसे जाता तो हम कह सकते थे कि 700 मीटर गया होगा, बट यहां से यहां तो 700 नहीं होगा, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनस निकालो, his displacement is 700 मीटर, ये भी सही नहीं है, ठीक है। his displacement is 500 मीटर। कैसे बता सकते हैं बच्चा, ये निकाला जाए पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर रूट ओवर इक्वल्स टू 9000 प्लस 16000, नहीं ये कुछ और ही हो गया। चलो क्या आ गया बच्चे, 2500 रूट ओवर इक्वल्स टू 500। देखो आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, तो मतलब सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सरफेस एरिया इज, अगला क्वेश्चन देखो, सरफेस एरिया क्या है। मैंने बताया है क्लास में, मैं बोल रहा हूँ बार बार, नहीं देखे हो क्लास तो देख के आ जाओ।
सरफेस एरिया क्या है यहाँ पर, सिंपल है, सरफेस एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिंपल एकदम से। सरफेस एरिया, इस सरफेस का एरिया जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर वो एरिया वेक्टर हो जाता तब हम कहते हैं कि हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी होगा या कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो बच्चों, आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना काफी है। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप पूछिए, कमेंट में एकदम से कमेंट करके पूछिए कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी डाउट होने से नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है बच्चे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर जो वहां पर क्विज अवेलेबल है वो प्रैक्टिस करोगे, वो सारे क्विजेस भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करो एंड लेट्स मेक इट हैपन।